हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वॉम फार्मेसी प्लेटफॉर्म पर। और आज हम यहाँ बात करने वाले हैं बैक्टीरिया vs वायरस इन्फेक्शन। इन दोनों ही इन्फेक्शंस के बारे में आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। और ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, चाहे वो डी फार्मा के स्टूडेंट हो या बी फार्मा के स्टूडेंट हो, या फिर वो लोग जो अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस रेगुलर परफॉर्म कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगा। क्योंकि हम यहाँ आप लोगों को बताएंगे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस क्या होते हैं और वायरल इन्फेक्शंस क्या होते हैं, एंड व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन देम। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। साथ ही हम आप लोगों को ये बताने वाले हैं यहाँ पर कि आप किस बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए कौन सी मेडिकेशंस यूज करेंगे, ठीक, और आपके क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस यहाँ होने वाले हैं, चाहे वो बैक्टीरियल डिजीज हो या फिर वो वायरल डिजीज हो। ओके, चलिए अब हम चलते हैं अपने स्लाइड्स की तरफ और यहाँ देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे बैक्टीरिया वायरस हैं जिनकी वजह से बीमारियां हो रही हैं। ठीक है, तो बेसिकली पहले हम जानने से पहले ये जान लेते हैं कि बैक्टीरिया क्या होते हैं और वायरस क्या होते हैं। एक इसका बेसिक डिफरेंस जान लेते हैं कि बैक्टीरिया क्या है और वायरस क्या है। तो बैक्टीरिया आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म या फिर प्रोकैरियोट्स दैट कैन रिप्रोड्यूस इंडिपेंडेंटली बाय बाइनरी फिजन। तो बैक्टीरिया क्या है, आपके एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम प्रोकैरियोट्स भी कहते हैं। और अगर ये आप अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने आप को डिवाइड करते हैं, तो वो बाइनरी फिजन की वजह से, इसके हेल्प की वजह से ये अपने आप को डिवाइड कर पाते हैं, बिकॉज इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। बाइनरी फिजन क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसकी वजह से बैक्टीरिया अपने आप को रिप्रोड्यूस कर पाता है। वायरसेस आर नॉन लिविंग इन्फेक्शियस पार्टिकल्स। ये क्या है, नॉन लिविंग इन्फेक्शियस पार्टिकल्स हैं। आइदर इट कैन बी डीएनए और इट कैन बी आरएनए। ये कोई डीएनए भी हो सकता है या फिर ये कोई एक आरएनए भी हो सकता है जिसके ऊपर एक प्रोटीन कोट का एनवलप प्रेजेंट होगा। They need a host cell to multiply। अगर ये अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, ये अपने आप को डिवाइड करेगा, अपनी ग्रोथ को इंक्रीज करेगा, तो इसको एक होस्ट सेल की जरूरत पड़ती है जिसकी वजह से ये अपने आप को डिवाइड कर पाता है और मल्टीप्लाई कर पाता है। अगर मैं इसके साइज की बात करूं तो बैक्टीरिया इज लार्जर एज कंपेयर टू वायरस। वायरस के कंपैरिजन में आपके जो बैक्टीरिया होते हैं वो लार्जर होते हैं और इसका साइज होता है 0.5 to 5 माइक्रोन्स। बट अगर मैं वायरस की बात करता हूं तो वायरस का जो साइज है दैट इज 20 to 300 नैनोमीटर्स। ये आपके वायरस का साइज होता है। अब हम इसके स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं कि बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर्स कैसी होती है और वायरस की स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर एक वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर होती है बिकॉज इट्स आल्सो हैविंग सेल वॉल, इट्स हैविंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स आल्सो, बिकॉज इट कैन प्रोड्यूस प्रोटीन्स। ओके, इसको प्रोटीन्स की जरूरत होती है और साथ ही इसके अंदर एक जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा आपके प्रोकैरियोट्स के अंदर, यानी आपके बैक्टीरिया के अंदर। जबकि अगर मैं बात करता हूं आपके वायरसेस की तो इट्स ओनली हैविंग डीएनए मॉलिक्यूल्स या फिर आरएनए मॉलिक्यूल। इसके पास या तो कोई आरएनए प्रेजेंट होगा या फिर कोई डीएनए प्रेजेंट होगा। साथ ही कोई लिपिड कोट प्रेजेंट हो सकता है, फैटी मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो सकता है। ओके, तो ये एक नॉन लिविंग इन्फेक्शियस पार्टिकल्स होगा, ठीक है, वायरस आपका। जबकि बैक्टीरिया जो है वो एक वेल डेवलप ऑर्गेनिज्म होता है। चलिए मैं बात करता हूं अब उन डिजीज की जो बैक्टीरिया की वजह से होती हैं, ठीक है, जिनका कारण कोई बैक्टीरिया है। ओके, तो ऐसी कौन सी डिजीज हैं, आपने सभी ने सुनी होगी, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में लाइन लगी हुई मिल जाएगी आपको टीबी के पेशेंट्स की। ठीक है, इसके सर्वे भी चलते रहते हैं कि कितना पेशेंट्स आपका विलेज से, टाउन एरिया से निकल रहा है। बहुत लोग गवर्नमेंट सर्वे कराती है इस चीज के लिए। ठीक है, तो ट्यूबरक्लोसिस जिस बैक्टीरिया की वजह से होता है दैट इज द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, ये वो बैक्टीरिया है जिसकी वजह से आपकी टीबी की डिजीज होती है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ निमोनिया या फिर मेनिंजाइटिस। छोटे बच्चों के अंदर निमोनिया आपको देखने के लिए मिलेगा। मेनिंजाइटिस जिसको एक सरसाम की बीमारी कहा जाता है, आपकी जो मेनिंजिस लेयर है, दिमाग के ऊपर की जो लेयर होती है, उसके ऊपर इन्फ्लामेशन आ जाता है। ठीक है, तो ये किस वजह से हो सकती है, ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से ये बीमारी आपको हो सकती है। ठीक है, ऊपर वाला ना करे किसी को ऐसी बीमारी हो, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी ऐसी डिजीज हो सकती हैं। ठीक है, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस या फिर गैस्ट्रोएंटेराइटिस। ठीक है, ये भी आपकी ही बॉडी की यानी डिजीज हैं
और ये जिस बैक्टीरिया की वजह से होती है डेट इज द इशरीशिया कोलाई, और ये बैक्टीरिया आपका ई कोलाई के नाम से फेमस है। और इसी बैक्टीरिया का आपका बायोटेक्नोलॉजी में भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि इसके पास एक एक्स्ट्रा सेल्यूलर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होता है, डेट इज द प्लाज्मिड। ओके, ये तो एक अलग की बात हो गई कि इशरीशिया कोलाई को आपके कहाँ यूज किया जाता है, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में भी इस बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं टाइफाइड फीवर, जो कि साल्मोनेला टाइफाई की वजह से होता है। टेटनस, ठीक है, जो कि क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी की वजह से होती है। गोनोरिया, इट इज अ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जो कि निजीरिया गोनोरिया की वजह से जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से होती है। नेक्स्ट है आपका पेप्टिक अल्सर या गैस्ट्राइटिस। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, जो पेप्टिक अल्सर या गैस्ट्राइटिस, ये जो दोनों बीमारी हैं, इसका बेसिकली जो रीजन होता है वो ये होता है कि आपका जो एसिड सिक्रेशन है स्टमक में वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपकी म्यूकस लाइनिंग पे इफेक्ट आता है और उसकी वजह से आपको अल्सर कोज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट अगर मैं बात करूं कोई बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर ऐसा प्रेजेंट है जिसकी वजह से आपको पेप्टिक अल्सर हो सकता है, तो दैट बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज। तो वो कौन सा बैक्टीरिया है आपका, वो है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ठीक है। तो इस बैक्टीरिया को मारने के लिए आपको किसी H2 ब्लॉकर या PPI की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसके लिए एक एंटीबायोटिक्स का ही यूज करेंगे जो कि इस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर सकती है, ठीक। अब मैं बात करता हूं आपकी डिजीज की। तो बीमारी जो आपकी वायरस की वजह से हो रही है, डेट इज द फ्लू, इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है। ये वो वायरस है जिसकी वजह से फ्लू होता है। रेबीज, ठीक है, कैट या फिर डॉग अगर किसी पेशेंट को बाइट कर लेता है, काट लेता है, तो उसकी वजह से रेबीज हो जाता है, ठीक है। और ये वायरस जो रिस्पॉन्सिबल है, डेट इज द रेबीज वायरस। ओके, कोविड-19, अभी आप सभी लोगों ने ये वायरस, ये बीमारी इतनी ज्यादा सुनी है, ठीक है। अभी रिसेंटली ये पास आउट हुई है, ठीक है। तो कोविड-19 जिस वायरस की वजह से होता है, डेट इज द कोरोना वायरस। ओके, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये भी एक डिजीज है और जिस वायरस की वजह से होती है, डेट इज द HIV वायरस। ओके, हिपेटाइटिस, लीवर की एक डिजीज है, सीवियर डिजीज है, और इसकी रेंजेस जैसे कि A, B, C, D एंड E, ठीक है, ये डिफरेंट काइंड की हो सकती है। ओके, और हिपेटाइटिस जिस वायरस की वजह से होती है, डेट इज द हिपेटाइटिस वायरस। ओरल या फिर जेनाइटल हर्पीज, ठीक है, हर्पीज एक वायरल डिजीज है जो कि आपको ओरल पार्ट पे भी मिल सकती है या फिर आपके प्राइवेट यानी जेनाइटल पार्ट्स पर भी मिल सकती है, जिसका हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस एक वायरस है जो कि इस डिजीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं चिकन पॉक्स या फिर शिंगल्स, ये भी वायरल डिजीज है। वेरिसेला जोस्टर वायरस, यही वायरस इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ये सभी हमारे डिजीज थी और वायरस या फिर बैक्टीरिया थे जिनकी वजह से ये डिजीज और बीमारियां हो रही थी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं आपके ट्रीटमेंट ऑप्शंस की तरफ कि कौन कौन से ट्रीटमेंट आप दे सकते हैं, ठीक है। देखिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए आप एंटीबायोटिक्स का ही यूज करेंगे, बिकॉज एंटी मतलब अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स वो जो दवाएं हैं, ऐसी मेडिसिन, ऐसे सब्सटेंस जो किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट काम करती हैं, डेट इज द एंटीबायोटिक्स, ठीक है। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन थी। तो एंटीबायोटिक्स आप किसी भी बैक्टीरिया को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए दे सकते हैं। देखिए, एंटीबायोटिक्स का जो यूज हो रहा है मार्केट में बहुत ज्यादा हो रहा है, शेड्यूल H ड्रग इनको कहा जाता है, ठीक है। ये प्रेस्क्रिप्शन पर ही दी जाती हैं, बट हो क्या रहा है कि पेशेंट डायरेक्टली मेडिकल स्टोर पर जाएगा और जाकर के मेडिकेशंस वहां से ले लेगा, ठीक है। जबकि होना ये चाहिए कि उसको एक डॉक्टर को दिखाना चाहिए और वो डायग्नोस करने के बाद ही उसको मेडिकेशन प्रेस्क्राइब करे। होता क्या है कि अब रिसर्च इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि इन्फेक्शन साइट को देखकर ही एंटीबायोटिक लिखा जा रहा है, ठीक है। यानी प्रेस्क्राइब जो किया जा रहा है एंटीबायोटिक, यानी उसको सेकंड जनरेशन देना है या फर्स्ट जनरेशन देना है। रिसर्च इतनी ज्यादा जा चुकी है कि यूटीआई का अगर कोई एंटीबायोटिक है तो वो यूटीआई पर ही काम करेगा। हो सकता है वो दूसरी जगह भी काम कर रहा हो, लेकिन जो उसकी सेंसिटिविटी है, उसका जो इफेक्टिवनेस है, वो आपको पर्टिकुलर देखने के लिए मिल रहा है। इसलिए डॉक्टर्स को इस चीज की नॉलेज होती है कि वो ये देखे कि पेशेंट को कहाँ डिजीज है और इसको कौन सा एंटीबायोटिक प्रेस्क्राइब किया जाए। तो आप किसी भी शेड्यूल H ड्रग को, किसी भी एंटीबायोटिक्स को मार्केट से ऐसे ही ना लें, ठीक। ओनली प्रेस्क्राइब पर ही ले, प्रेस्क्रिप्शंस पर ही ले, डॉक्टर के कंसर्न करने पर ही ले, ठीक है। एग्जाम्पल की मैं बात कर लेता हूँ आपके एंटीबायोटिक्स की, डेट इज द पेनिसिलिन, जो कि फर्स्ट एंटीबायोटिक्स है। विलियम फ्लेमिंग ने इसका निर्माण किया था, इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। और इसके कुछ अभी डेरिवेटिव्स है, डेट इज द एमोक्सिसिलिन, जो कि स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शंस में इसका यूज किया जाता है।
ठीक है, जो गले के इन्फेक्शन होते हैं, सेफ्ट्रेक्सोन, ठीक है, आपका टाइफाइड या फिर मेनिंजाइटिस में इसका यूज किया जाता है। एजिथ्रोमाइसिन मैक्रोलाइड कैटेगरी का ड्रग है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में इसका यूज किया जाता है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन या फिर नॉरफ्लॉक्सासिन, इसका यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में इसको यूज किया जाता है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है जो यहाँ मैंने आपको बताए हैं। ऑलवेज कंसीडर एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस, ठीक, आप अगर कोई एंटीबायोटिक्स लेते हैं विदाउट एनी प्रेस्क्रिप्शन, ठीक, और आप उसको रेगुलर वे में लेते रहते हैं, तो वो एंटीबायोटिक्स आपकी बॉडी के ऊपर रेजिस्टेंस कोज कर सकता है। यानी इन फ्यूचर आप कभी एंटीबायोटिक्स लेने का जरूरत पड़ेगा आपको, तो ऑलरेडी वो आपकी बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस कोज कर गया है, उसके इफेक्टिव रिजल्ट्स आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि किसी भी एंटीबायोटिक्स को अपने ही माइंड सेटअप से ना लें, आप डॉक्टर से उसको जरूर कंसल्ट करा लें। नेक्स्ट में चलता हूं, यूज रेशनली करेक्ट डोज ड्यूरेशन एंड स्पेक्ट्रम। ये वर्क होता है एक फार्मासिस्ट का, एक डॉक्टर का, कि वो उसको करेक्ट डोज देगा, उसका ड्यूरेशन उसको पता होता है, और साथ ही स्पेक्ट्रम, ठीक, यानी वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम देना है उसको डिजीज के अकॉर्डिंग, उसको नैरो स्पेक्ट्रम देना है, ये भी डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट ही डिसाइड करेगा। ठीक है, तो आप अपने माइंड से किसी भी एंटीबायोटिक्स का यूज ना करें, क्योंकि फार्मासिस्ट या फिर डॉक्टर ही आपको उस ड्रग का सही प्रॉपर यूज बता सकता है। प्रीफर कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट बिफोर थेरेपी। देखिए बात वही आ गई कि आप लोग डायरेक्टली मेडिकेशंस ले रहे हैं, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, जब आप फाइनली डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, आपकी बीमारी आपसे ठीक नहीं हो पाती, तो फिर वो एक कल्चर टेस्ट कराते हैं और उसमें वो ये देखते हैं कि आपने मार्केट से कौन कौन से मेडिकेशंस खा लिए हैं, कौन कौन से एंटीबायोटिक्स ले चुके हैं आप लोग, और अब उनको रेजिस्टेंस टेस्ट कराना पड़ता है, जिसकी वजह से उस रिपोर्ट को वो उनको बताती है कि ये पेशेंट ये चीजें ले चुका है और आप अपने ट्रीटमेंट के लिए ये इनको प्रीफर कर सकते हैं। फिर डॉक्टर ऐसे आपको डिसाइड करेगा कि आपको कौन सी एंटीबायोटिक थेरेपी उसको देनी है। तो प्लीज आप लोग डायरेक्टली एंटीबायोटिक्स लेने से बचें। अवॉइड प्रेस्क्राइबिंग एंटीबायोटिक्स इन वायरल डिजीज। ठीक है, वायरल डिजीज में एंटीबायोटिक्स को प्रेस्क्राइब करना बंद कीजिए। आपको अगर पता है कि ये वायरल डिजीज है, उसमें एंटीबायोटिक्स का यूज ना करें, क्योंकि वो रेजिस्टेंस कोज कर सकता है, उसको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस इन फ्यूचर पेशेंट को देखने के लिए मिल सकते हैं अपनी हेल्थ के ऊपर। ठीक, बात करते हैं वायरल इन्फेक्शंस की, तो एंटीवायरल या फिर सपोर्टिव थेरेपी देकर आप किसी भी वायरल डिजीज के सिम्टम्स, उसकी जो परेशानी आती पेशेंट की, उसको डिक्रीज कर सकते हैं, उसका रिडक्शन कर सकते हैं। एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो एसाइक्लोविर हर्पीस सिम्प्लेक्स या फिर वेरिसेला में यूज किया जाता है इन डिजीज के अंदर। ओसेल्टामिविर जो कि इन्फ्लुएंजा के वायरस के लिए यूज किया जाता है। एंटी रेट्रोवायरल जो कि HIV के लिए या फिर एड्स के लिए यूज किया जाता है। सोफोस्ब्यूविर या फिर रिबाविरिन हेपेटाइटिस C के लिए इसका यूज किया जाता है। लास्ट रेमडेसिविर जो कि कोविड-19 में आप लोगों ने खूब देखा कि रेमडेसिविर कितना ज्यादा मार्केट में बहुत ज्यादा सेल हुआ है। ठीक है, तो सेलेक्टिव सीवियर केसेस में कोविड-19 में रेमडेसिविर का यूज किया गया है। सपोर्टिव थेरेपी की मैं बात करता हूं तो एंटीपायरेटिक्स जो कि पैरासीटामोल फॉर फीवर, आप फीवर के लिए पैरासीटामोल या फिर एसिटामिनोफेन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये एक सपोर्टिव थेरेपी होगी जो उसका फीवर को रिड्यूस करने का काम करेगी। साथ ही आप वायरल डिजीज के अंदर ये देखें उसको फ्लूइड्स कम ना रहे, उसका रेस्ट उसको बताएं, सिम्टम्स रिलीफ, ठीक है, उसको उसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग उसको ड्रग आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। प्रिवेंशन की अगर मैं बात करता हूं तो वैक्सीन, पोलियो, मीजल्स, हेपेटाइटिस बी, इन्फ्लुएंजा या कोविड-19 ये सभी प्रिवेंट किए जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ वैक्सीन। अब आप पूछेंगे तो वैक्सीन क्या है, तो वैक्सीन वो सब्सटेंस या फिर वो आपकी ड्रग्स होती हैं जो आपकी बॉडी के अंदर पहले ही इंजेक्ट कर दी जाती हैं, ताकि आपकी बॉडी ऐसी एंटीबॉडी बना ले, ऐसा एक सिस्टम अपनी आपकी बॉडी के अंदर डेवलप कर दे कि इन फ्यूचर अगर आपकी बॉडी के ऊपर वो डिजीज अटैक करती है तो वो उसका एक डिफेंस सिस्टम बनाकर तैयार रखती है और आपको उस बीमारी से बचा देती है। ठीक है, तो वैक्सीन आपको इसलिए लगाई जाती है, जैसे कि पोलियो का वैक्सीन आपको लगता है, BCG का वैक्सीन आपको बचपन में लगाया जाता है। ठीक है, ऐसे कोरोना का वायरस कोरोना के वैक्सीन लगे तो वजह क्या है कि आपकी बॉडी एक डिफेंस सिस्टम आपकी बॉडी के अंदर तैयार हो जाए, ताकि अगर कोरोना का वायरस या कोई वायरस आपके ऊपर करे तो उसका डिस्ट्रॉय हो सके, उसको कर सके वो आपकी एंटीबॉडीज। ठीक है, हाइजीन प्रैक्टिस एंड हैंड वॉशिंग दिस इज मस्ट
ठीक है। हाइजीन प्रैक्टिस आपको रेगुलर करनी पड़ेगी और हैंड वॉशिंग का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसा कि अभी आपने रिसेंटली देखा भी था कि हैंड शेकिंग के लिए, मास्क के लिए सब चीजें बहुत ज्यादा अलर्ट पर थी, इन सब चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया था। कुछ की पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे एंटीबायोटिक्स और एंटीवायरल्स के। एंटीबायोटिक्स नेवर वर्क इन वायरल इन्फेक्शन। आप वायरल इन्फेक्शन के अंदर किसी के एंटीबायोटिक्स को प्रिस्क्राइब कर दीजिए, वो कोई वर्क नहीं करेगा। रेजिस्टेंस प्रॉब्लम होगी, ओवर यूज, मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया। ठीक है, अगर आप ओवर यूज कर रहे हैं, मिस यूज कर रहे हैं एंटीबायोटिक्स का, ये भी मार्केट से लेकर के खा रहे हैं, मेडिकल स्टोर से लेकर के, तो उसका ओवर यूज आपकी बॉडी पर एक मल्टीपल रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकता है। वैक्सीनेशन crucial for viral infection. Some bacterial disease also have vaccine, TB, टाइफाइड, pneumococcal। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वायरल इन्फेक्शंस के लिए ही आप लोग वैक्सीनेशन कराएंगे, कुछ बैक्टीरियल डिजीज भी है जिनके लिए वैक्सीनेशन हो सकता है। बैक्टीरियल के लिए अगर बात करता हूँ तो ऑफन लोकलाइज, आप अगर देखेंगे बैक्टीरियल डिजीज के लिए तो पास प्रोडक्टिव, पेनफुल यूरिनेशन, ये सभी साइंस और सिम्टम्स होते हैं एक बैक्टीरियल डिजीज के। और वायरल डिजीज के होते हैं आपके फीवर, फटीग, रनिंग या फिर बॉडी है, ये सभी भी सिम्टम्स होते हैं आपके वायरल डिजीज के। बैक्टीरियल इन्फेक्शन आज बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत बड़ी है। एंटीबायोटिक्स आर लाइफ सेविंग, बिल्कुल एंटीबायोटिक्स आपकी लाइफ सेविंग होती है, बट मिसयूज लीड्स टू रेजिस्टेंस। अगर आप इसका मिसयूज करते हैं तो ये आपकी बॉडी पर रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकती है। लाइफ सेविंग इसलिए होती है क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी पर अटैक करते हैं, आपको किसी बीमारी को लगाने की कोशिश करते हैं, उसके लिए रोकने का काम करती है। और वायरल इन्फेक्शंस मोस्टली सपोर्टिव जरूरत होती है, स्पेसिफिक एंटीवायरल जो कि एक लिमिटेड ऑप्शन है, ये सब चीजें इसमें यूज कर सकते हैं। प्रिवेंशन या वैक्सीनेशन इज मोस्ट इफेक्टिव। आप अगर वायरल इन्फेक्शन की बात करें तो वैक्सीनेशन मोस्ट इफेक्टिव हो सकता है एज कम्पेयर टू। ओके, थैंक यू सो मच। ऐसे नए नए वीडियोस जानने के लिए, देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। ओके, और आपका फॉर्म फार्मेसी आपको दिल से धन्यवाद करता है। थैंक यू सो मच।